हेलो स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, जो टेस्ट पेपर हमारा कंबाइंड टेस्ट जेई पैटर्न का हुआ था, टेस्ट नंबर 1, उसका हम आज टेस्ट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। ठीक है, इस टेस्ट सॉल्यूशन में पहला जो क्वेश्चन था हमारा वो क्या था? पहला क्वेश्चन था कि हमें डाल्टन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट पोस्टुलेट्स बताने थे। क्या बताने थे? इनकरेक्ट पोस्टुलेट्स। किसके अकॉर्डिंग? डाल्टन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा पहला जो लिखा हुआ है पोस्टुलेट वो लिखा हुआ है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। एटम्स जो है डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट ही होते हैं। ठीक है, तो ये तो सही हो गया स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है मैटर कंसिस्ट ऑफ डिविजिबल एटम। मैटर कंसिस्ट ऑफ डिविजिबल एटम्स। अच्छा, हमें पता है कि जो मैटर है वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स, इनडिविजिबल एटम से मिलके बनता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। इसमें लिखा हुआ है डिविजिबल, जबकि एटम्स जो हैं वो क्या होते हैं? इनडिविजिबल होते हैं। तो बी गलत हो गया। थर्ड क्या है? कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। बिल्कुल सही है। जब डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम जब कंबाइन होते हैं तो हम क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, फोर्थ बोला है ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। एक पर्टिकुलर एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे उन सब की सारी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। तो हमारे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बी एंड डी। ई जो है वो क्या बोला है? केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। बिल्कुल सही है। केमिकल रिएक्शन में या तो क्या होता है? सेपरेशन होता है, या कॉम्बिनेशन होता है, या फिर क्या होता है? रीअरेंजमेंट। इसमें लिखा हुआ है रीऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा आंसर हो गया बी एंड डी, दैट वाज डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोला है? सेकंड क्वेश्चन ये बोला है क्या कि मैच द फॉलोइंग 16 ग्राम ऑफ CH4, फिर 1 ग्राम ऑफ H2, नेक्स्ट 1 मोल N2 एंड 0.5 मोल SO2। इन सबको हमें मैच द कॉलम में फिट करना है। 16 ग्राम CH4। अच्छा, 16 ग्राम CH4 का क्या मतलब हुआ? 16 ग्राम CH4 का मतलब हुआ हमारे पास मास कितना हुआ? 12 + 4 दैट इज 16। तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास 1 मोल CH4 है। अब 1 मोल से कुछ मैच होता हुआ दिख नहीं रहा है, तो एक ऑप्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। CH4 में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों? कार्बन में इलेक्ट्रॉन होंगे 6 प्लस हाइड्रोजन में 1 होता है 4 मल्टीप्लाई मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक मोल में कितने हो जाएंगे? तो एक मोल में हो जाएंगे 10 इंटू Na इलेक्ट्रॉन्स, और 10 मल्टीप्लाई बाय Na की वैल्यू कितनी होती है? 6.023 इंटू 10⁻23। तो कितना आ जाएगा? 60.23 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ऑप्शन, इसमें ए का क्या था? 2 था। अब ए का 2 जो है वो 3 ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1 ग्राम ऑफ H2। अच्छा, 1 ग्राम H2 मोल्स कितने आएंगे? 1/2 दैट इज 0.5 मोल। और 0.5 मोल का अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कितना होगा बच्चों? 11.2 लीटर। सही बात है, 11.2 लीटर। तो बी का हो गया फोर्थ। अब सी और डी ऑप्शन जो है उसमें ए का सेकंड है, बी का फोर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 1 मोल ऑफ N2। अच्छा, 1 मोल ऑफ N2 इसका वेट कितना होता है? नाइट्रोजन का 14, तो 2 का कितना हो जाएगा? 28 ग्राम। ये तो सीधा हो गया। ठीक है, तो सी का जो हो जाएगा अपना फर्स्ट हो जाएगा। इसी के साथ हमें लास्ट वाला सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। फिर भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 0.5 मोल ऑफ SO2। अच्छा, SO2 का वेट कितना होता है?
सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 टू द 32 दैट इज 64 होगा किसका 1 मोल का वेट। और यहाँ क्या बोला है 0.5 का, तो 0.5 का कितना हो जाएगा हाफ, हाफ मीन्स 32 ग्राम। आया समझ में? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी। क्या है ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है 20 ग्राम और ये हमें दिया हुआ है 5 ग्राम, और बोला है कि इनमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, साथ में ये बोला है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, अच्छा लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए ये हमें क्या दिया हुआ है वेट दिया हुआ है। वेट से पहले क्या निकालना पड़ेगा मोल, वेट से पहले क्या निकालेंगे मोल। मोल कैसे निकालेंगे 20 डिवाइड बाय 28 और यहाँ पे 5 डिवाइड बाय 2। तो हमें क्लियर है कि ये वाला हमारा एक्सिस होगा और लिमिटिंग कौन हो जाएगा, लिमिटिंग कौन हो जाएगा N2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पूछा है कि इसके मोल कितने बनेंगे प्रोडक्ट के, तो क्या करना है मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट क्या है NH3 डिवाइड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सॉल्व कर लेंगे, मोल्स कितने होंगे 20 बाय 28, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 ही है, इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ अमोनिया हमें नहीं पता x ले लेते, स्टोइकियोमेट्रिक 2। सही है, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 बाय 28 इज इक्वल्स टू x। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे फर्दर तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1.42 मोल्स। कितना आ जाएगा 1.42 मोल्स। तो इसके साथ हमारा ऑप्शन सी जो है वो क्या होगा करेक्ट आंसर। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन अच्छा दिया हुआ है, A प्लस 2B प्लस 3C एक रिएक्शन दी हुई है जिसमें प्रोडक्ट बनेगा AB2C3। ठीक है, हमें A जो है वो कितना दिया हुआ है 6 ग्राम, B जो है वो हमें दिया हुआ है 6 × 10⁻23 और C जो है वो हमें दिया हुआ है 0.036 मोल। A का जो एटॉमिक वेट है, देखो A का जो एटॉमिक वेट है वो हमें दिया हुआ है 60, B जो है उसका एटॉमिक वेट हमें फाइंड करना है, एटॉमिक B का फाइंड करना है, और C का दिया हुआ है 80। आई बात समझ में? और हमें ये भी दिया हुआ है साथ में कि ये जो कंपाउंड है ये कितना कम बन रहा है 4.8 ग्राम। सही बात है क्या? अब देखो अगर ये 4.8 ग्राम बन रहा है तो पहले तो हमें इसके मोल्स फाइंड करने पड़ेंगे। अगर हमने इसके मोल्स फाइंड कर लिए, कैसे करेंगे? सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट की हेल्प लेके हमें मोल्स फाइंड करने पड़ेंगे, फिर हम गिवन वेट है मोल्स निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट अगर हमारे पास आ गया तो हम B का वेट निकाल लेंगे। आई बात समझ में? अगर मेरे पास AB2C3 का मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है, A और C का मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं B का निकाल लूँगी क्या? बिल्कुल। तो यही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मोल्स फाइंड करते हैं। पहली स्टेप मोल्स फाइंड करने की, 6 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, एटॉमिक वेट दिया हुआ 60 तो ये हो गया 0.1 मोल। ठीक है, ये नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए तो 6 × 10⁻23 और 6 × 10⁻23 मतलब 1 मोल। सही बात है? ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में, ये तो मोल ही दिए हुए 0.036, वापस ये लिख देती हूँ 0.036। ये तो आए हमारे पास मोल्स। ठीक है, फिर अब हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो। लिमिटिंग रीजन फाइंड करने के लिए रेशियो 0.1 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1,
ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे 1 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2। इसके लिए क्या करेंगे 0.036 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3। ये आएगा 0.1, ये आएगा 0.5 और ये आएगा 0.012। मतलब यही हमारा क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है। सी जो है वो हमारा क्या है लिमिटिंग रिएजेंट। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? अब लिमिटिंग रिएजेंट से हम मोल फाइंड करेंगे। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे? मोल्स ऑफ एल आर डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दैट इज 3 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ AB2C3 डिवाइड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1। इसके जो मोल्स हैं वो हैं 0.036 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू मोल्स कितना आ जाएगा 0.012 मोल्स आ जाएंगे किसके AB2C3 के। सही बात है क्या? अब क्या करना है? ये तो मोल्स आए, अब तो बहुत आसान हो गया। अब अपने को पता है कि एक मोल जो सब्सटेंस होता है 1 मोल सब्सटेंस का जो वेट है वो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। तो अगर इतने 0.012 मोल्स का वेट जो है वो आया होगा कितना 4.8 ग्राम। सही है क्या? तो एक मोल का कितना होगा? एक मोल का 4.8 डिवाइड बाय 0.012। सही बात है क्या? 0.012। ठीक है, अब क्या करना है? अब मोल 1 मोल का हमारे पास क्या आ गया वेट आ जाएगा और उसी को हम क्या बोलेंगे हमारा मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट इसको सॉल्व करने पे आएगा हमारा कितना 400। कितना आ जाएगा 400। तो हमारा जो सब्सटेंस है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 400। अब क्या AB2C3 का वेट देखते हैं। A प्लस B2 मीन्स 2B प्लस 3C का जो वेट आएगा वो 400 आएगा। सही बात है क्या? A हमें दिया हुआ है 60 प्लस 2B हमें फाइंड करना है। C जो है वो 8 है 80 है ना, तो कितना हो जाएगा 83 जा 240 इज इक्वल्स टू 400। यहाँ से हम B की वैल्यू निकाल लेंगे। B की वैल्यू आ जाएगी कितनी 50 मीन्स एटॉमिक वेट ऑफ B इज़ 50। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आया समझ में? कर लोगे? चलो नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी possessed by photons in order to produce photoelectric effect। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पता करना है। एनर्जी पूछी है, हमें पता है एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नोड प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है। अब अगर मुझे मिनिमम निकालनी है, मिनिमम एनर्जी जिससे क्या हो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो जाए। मतलब हमारे मेटल के सरफेस से सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, उसको मूव नहीं कराना। तो मिनिमम एनर्जी के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 0। सही बात है, कितनी हो जाएगी 0। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई हमको कितनी 1.3 इंटू 10⁻⁻34। तो एनर्जी जो है इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी एच न्यू नोड। यही तो एनर्जी है। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू एच की वैल्यू हमें पता ही है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू न्यू नोड मीन्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी बच्चों? हमें दी हुई है 1.3 इंटू 10⁻⁻, कितनी दी हुई है 15। अरे एनर्जी तो फाइंड करनी है। बोला क्या है मिनिमम एनर्जी जिससे क्या हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर होना है तो हमें इलेक्ट्रॉन मूव कराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकालना है। सही बात है। हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि न्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू न्यू नोड होना चाहिए। इक्वल्स टू वाली कंडीशन में भी तो होता है ना क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर न्यू नोड से फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो हमारे पास एक्स्ट्रा एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से डिटेक्टर तक मूव कराना। आई बात समझ में? तो बस एनर्जी इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8.58 इंटू 10⁻⁻
-19 जूल। आया समझ में? ठीक है, तो ये अगर हमारे पास आंसर आ गया तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसा ये क्वेश्चन नंबर हमारा 65 चल रहा है ना, 65 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोला है? एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, वेवलेंथ दी हुई है कितनी? 300 नैनोमीटर, और बोला क्या है? एनर्जी। अच्छा, एनर्जी क्या होती है? hc/λ। मैंने क्लास में भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ कि ये एनर्जी एक फोटोन की है। किसकी? 1 फोटोन की। हमें निकालनी किसकी है? 1 मोल की। अगर 1 मोल की निकालनी है तो Na से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। सही बात है, सही बात है कि नहीं? अच्छा, और हिंट कहाँ से ले सकते थे हम? हिंट हम यूनिट से भी ले सकते थे, जो हमें यूनिट्स क्वेश्चन में दी हुई है। क्या दी हुई है देखना, यहाँ यूनिट हमें एनर्जी जो है वो किस में आती है? जूल में आती है। तो या तो जूल या किलो जूल होना चाहिए था, पर Na जो होती है उसकी यूनिट क्या होती है? पर मोल। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो किस में आएगा? जूल पर मोल में। किस में आएगा? जूल पर मोल में। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डिवाइड बाय लैम्डा दिया हुआ है 300 इंटू 10⁻⁹ मीटर, मल्टीप्लाई बाय Na क्या होगा? 6.02 इंटू 10⁻23 पर मोल। सही है। अब देखना, एक बार यूनिट देखना पहले, है ना। जूल से जूल तो आना ही है, सेकंड से सेकंड इनवर्स, मीटर से मीटर कैंसिल, क्या बचा? जूल पर मोल। यही तो लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों आएगा आंसर अपना इज इक्वल्स टू, आंसर आएगा 39.75। रुको, अच्छा किलो जूल निकालना है, तो किलो जूल कैसे निकालते हैं बच्चों? ये बताओ, किलो जूल कैसे निकालेंगे? किलो जूल कैसे निकालेंगे? 1 किलो जूल इज इक्वल्स टू 1000 जूल। सही बात है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे इसको किस में लेके जाना है? किलो जूल में। तो क्या करूँगी? 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻³ सही है क्या? सही है क्या? ये मैंने सही लिखा? फटाफट से बताएंगे, क्या ये सही है? तो आंसर मेरा आ जाएगा कितना? 398 के अप्रोक्स आ जाएगा, 398 किलो जूल पर मोल। कितना आ जाएगा? 398 किलो जूल पर मोल। कर लोगे सॉल्व? ठीक है, कर लेना यार, आसान है, कैलकुलेशन भी 3, ये 100 हो जाएगा, फिर 0 0 काट लेना और हो जाएगा आंसर बस। ठीक है, तो 398, अब 398 तो ऑप्शन में ही नहीं है, पर 399 तो है ना। 399 को क्या करोगे? टिक कर दोगे। आया समझ में? डन। ऑप्शन नंबर है ये सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 67th। ये क्वेश्चन अच्छा है बच्चों, क्या? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, अच्छा क्या बोला है? इफ़ p इज़ द मोमेंटम of the fastest electron ejected from a metal surface after the irradiation of light having wavelength lambda। अगर p मोमेंटम है जब लैम्डा उस पर लाइट हमने इजेक्ट की थी, मोमेंटम किसका? इलेक्ट्रॉन का, है ना। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम p है जब उस पर लाइट जो है उसकी वेवलेंथ लैम्डा है। ठीक है, अब ये बोला है इसने कि अगर 1.5 p मोमेंटम है तो उस केस में लैम्डा डैश जो है वो कितना होगा, है ना। लैम्डा डैश जो है वो कितना होगा?
अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और हमारा क्या मोमेंटम जो है, मोमेंटम किस में आता है? किसी में नहीं आता, आता है ना किस में? डी ब्रोगली में। तो दोनों को क्या करा है? कंबाइन किया है। देखना फॉर्मूला क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का? एच न्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है? एच न्यू नोड प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। सही है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। अच्छा और अगर मैं लैम्डा के साथ, लैम्डा जो है वो क्या होता है? h/p। क्या डी ब्रोगली का ये कॉन्सेप्ट था? h/p। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, और p जो है वो क्या होता है? mv। ये भी तो हमको पता है, p जो होता है वो क्या होता है? mv। अच्छा ये यहाँ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैसे तो। ठीक है, देखते हैं ज़रूरत पड़ेगी या नहीं। ठीक है, पर अपने को ये पता है, 3 फॉर्मूला पता है। काइनेटिक एनर्जी अगर मैं मोमेंटम की फॉर्म में लिखना चाहूँ, क्या करूँ? मोमेंटम की फॉर्म में। देखो सीधी सी बात है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये फॉर्मूला है। एच न्यू या एच न्यू नोड को मैं मोमेंटम की फॉर्म में लिख ही नहीं सकती। सही बात है, कैसे लिखूँगी? तो मेरे पास एक काइनेटिक एनर्जी ही ऑप्शन बचता है। ठीक है, अब हाफ mv तो है ही, एक साथ में हमारे पास v एक्स्ट्रा है कि नहीं? तो अगर मैं क्या कर दूं, m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, mv² तो पहले ही था, m से मल्टीप्लाई भी कर दूं और डिवाइड भी कर दूं, तो m और m कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर तो वापस 1 ही आ जाएगा। सही है क्या? अच्छा अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ, इसको क्या लिख सकती हूँ? m² v² डिवाइड बाय m। काट मत देना, मल्टीप्लाई डिवाइड किया है ना? अच्छा, और m² v² मतलब क्या हुआ? mv² डिवाइड बाय m। अच्छा, और mv² को क्या लिख सकती हूँ? p²। तो हाफ p² बाय m। ये मेरी क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटम। सही बात है क्या? चलो जिसको समझ में ना आया हो एक बार वीडियो को वापस बैक ले जाके देखेंगे। ठीक है, और खुद सॉल्व करके देखेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ये हो गई। वापस से फॉर्मूला लिख रही हूँ, hc/λ लिख सकती हूँ उसको, इज इक्वल्स टू क्या बोला है? वर्क फंक्शन का कोई काम नहीं है, प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब hc/λ इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस क्या हो जाएगी? p²/2m। सही है, तो जब हमारा मोमेंटम p था तब वेवलेंथ कितनी थी? लैम्डा थी। सही है क्या? ये हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? दूसरी इक्वेशन ये बनेगी कि हमारी क्या, हमारा जब लैम्डा जो है, क्या लैम्डा जब है क्या लिखा हुआ है? एज्यूम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन वेरी हाई कंपेरिजन टू वर्क फंक्शन, है ना? मतलब वर्क फंक्शन जो था वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू काइनेटिक एनर्जी। तो जो कम वाली वैल्यू होती है हम उसको इग्नोर कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। तो hc/λ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू p²/2m। ये बहुत ध्यान वाला पॉइंट था क्योंकि इसका कोई काम नहीं है पहली बात, और लिखा हुआ है ब्रैकेट में कि हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वर्क फंक्शन। अगर ऐसा कभी मेंशन हो तो हमें जो कम वाला होता है उसको क्या कर देना होता है? नेग्लेक्ट। समझ गए? बाकी सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन। ठीक है, अब ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या, कि जब हमारा लैम्डा जो है वो लैम्डा डैश है तो मोमेंटम कितना है? 1.5 p, 1.5 p²/2m। इक्वेशन सेकंड। आगे बात समझ में? अब लैम्डा डैश की वैल्यू निकालनी है। अरे फटाफट निकाल लेंगे, जो हमें दिया हुआ होता है उसकी हेल्प से निकालते हैं ना। तो क्या करेंगे देखना, लैम्डा डैश को एक तरफ रख दो, ये लैम्डा डैश ऊपर इज इक्वल्स टू hc मल्टीप्लाई बाई ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? 2m,
देखो लैम्डा डैश को इधर ले गए, बाकी सारे को इधर, 2m, और ये आ जाएगा 1.5 p। अच्छा 1.5 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 1.5 को 3/2 लिख दें क्या, 3/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय p का स्क्वायर। कैसे लिख दूँ इसको, 1.5 को 3/2 लिख दिया और p का स्क्वायर अलग लिख दिया। अब यहाँ से देखना इस वाली इक्वेशन से लैम्डा क्या आएगा मेरे, लैम्डा इज इक्वल्स टू hc इंटू 2m डिवाइड बाय p स्क्वायर। सही है क्या। अब यहाँ पे भी यही बन रहा है hc इंटू 2m बाई पी स्क्वायर। ये पूरा मेरा क्या है, लैम्डा। तो लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू 3/2 का स्क्वायर मीन्स 2/3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। तो ये क्या आ जाएगा, लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू 4/9 ऑफ लैम्डा। यही हमारा करेक्ट आंसर है। आया समझ में। तो अपने को काइनेटिक एनर्जी वाला ये वाला फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, नहीं ध्यान है तो कोई बात नहीं, हम डिराइव भी कर सकते हैं। आया समझ में। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसको अपनी नोट्स की कॉपी में मेंशन कर लें। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जेईई में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 क्या बोला है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, जब 1 मोल Cl2 लेते हैं तो यहाँ पे Cl और Cl के बीच में बॉन्ड है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगती है कितनी, 242 किलो जूल पर मोल। मतलब 1 मोल अगर हम क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एनर्जी इतनी लग रही है। आई बात समझ में। तो हमें क्या पूछा है, वेवलेंथ पूछी है किसके लिए, एक के लिए। वेवलेंथ पूछी है किसके लिए, एक Cl बॉन्ड के लिए। तो पहले तो ये 1 मोल की एनर्जी दी हुई है, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, 1 में, ठीक है। तो कैसे करेंगे बताओ फटाफट, कैसे करेंगे जल्दी से बताएंगे, हो जाएगा ये तो। अगर 1 मोल की एनर्जी है कितनी, 242 किलो जूल पर मोल, तो एक की कितनी होगी, 1 मोल मतलब Na। तो 1 Cl की एनर्जी कितनी आ जाएगी, 242 इंटू किलो जूल मीन्स 10⁻³ जूल पर मोल, और साथ में Na कितना 6.02 इंटू 10⁻23 पर मोल। सही है क्या। पर मोल से पर मोल कैंसिल, जूल में एनर्जी आ गई तो एनर्जी अपनी ये आ गई, ठीक है। अब क्या पूछा है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होगी, एनर्जी इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू hc बाय ई। h की वैल्यू हमें पता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। एनर्जी की वैल्यू ये रही 242 इंटू 10⁻3 मल्टीप्लाई बाय ये पूरा ऊपर 6.02 इंटू 10⁻23। इसको बस सॉल्व करना है, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा, अप्रोक्सीमेशन से आंसर आ जाएगा 490.4 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। और हमें पता है 10⁻⁻9 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, नैनोमीटर। तो आंसर, अप्रोक्सीमेट आंसर जो है वो हमारा 490 नैनोमीटर आएगा। और ऑप्शन में हमें शायद 490 नहीं दिया हुआ है, 494 ज़रूर दिया हुआ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। आई बात समझ में। 1 मोल की एनर्जी दी हुई थी। देखो ये कॉन्सेप्ट जो है वो ये जो क्वेश्चन है ये मोल कंसेप्ट और किसके साथ हो रहा है, मोल कंसेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर दोनों का क्वेश्चन कंबाइंड है। और ऐसे ही क्वेश्चन जेईई में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज r3 मीन्स n इज इक्वल्स टू 3 है हाइड्रोजन की, तो रेडियस कितनी दी हुई है, r3 दी हुई है। और पूछा क्या है, r4 के बारे में। ये तो आसान है, n इज इक्वल्स टू 4 के बारे में पूछा है। अच्छा रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, 0.529 n² बाय z।
सही बात है क्या? अच्छा, रेडियस r3 दी हुई है इज इक्वल्स टू 0.529, n स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9/1। सही है क्या? अब मैंने क्या बताया था, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसकी वैल्यू निकाल लो। 0.529 की वैल्यू क्या आ जाएगी r3/9। ठीक है, अब r इज इक्वल्स टू 4 पूछी है, r4 इज इक्वल्स टू 0.529 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर मीन 16/1। तो r4 क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकती हूँ r3/9 मल्टीप्लाई बाय 16। तो क्या हो जाएगा r4 इज इक्वल्स टू 16/9 r3। आया समझ में? आ गया समझ में? तो ऑप्शन बी वॉज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 70, क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोला है? स्टेटमेंट बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम क्वालिटेटिवली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, वेलोसिटी की बात की है, किसकी? वेलोसिटी की। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट बताएंगे? 2.18 इंटू 10⁻⁶ z/n मीटर पर सेकेंड। यही फॉर्मूला है क्या? बस इसी फॉर्मूला का यूज़ करके ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे? अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल ऑफ एन एटम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी कब बढ़ेगी? इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिक्रीज करेंगे तब। अरे पॉजिटिव चार्ज किस में होता है? एटम में, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अरे और प्रोटॉन जो है उसी में तो होता है पॉजिटिव चार्ज। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज कम करना, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कम करना, या सही बात है ना? सोचो एक बार, पॉजिटिव चार्ज अगर कम कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब प्रोटॉन्स कम कर रहे हैं, और अगर प्रोटॉन्स कम कर रहे हैं बच्चों तो एटॉमिक नंबर भी तो कम होगा। तो जेड अगर कम करेंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी क्या? जेड अगर कम करेंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी क्या? नहीं। जब जेड देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z/n। जब जेड बढ़ता है तो वेलोसिटी बढ़ती है, जब जेड कम होता है तो वेलोसिटी कम होती है। तो फर्स्ट तो स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गया? फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सही है। नेक्स्ट बात करें, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद डिक्रीज इन n। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n होता है, मीन्स ये क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैंने n को बढ़ाया तो वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी, और अगर मैंने n को कम किया तो वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। क्या यही लिखा हुआ है? यही तो लिखा है कि वेलोसिटी इंक्रीज होगी जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिक्रीज करेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को अगर डिक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो सेकंड इज करेक्ट। बस यही ऑप्शन टिक करना था। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, या फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकंड इज ट्रू। तो ऑप्शन सी वॉज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था? 71। क्वेश्चन नंबर 71। अच्छा 71 में देखो क्या बोला है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताएंगे? 12 kZe² बाय r। क्या यही फॉर्मूला हमने निकाला था? हाँ निकाला तो यही था। ठीक है, यही निकाला था ना। अब अगर काइनेटिक एनर्जी ये है तो r की वैल्यू पुट कर दो इसमें, और क्या? 12 kZe²। r क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? n² के। बस यही पुट करना है। यहाँ से मैं n² करूँगी तो काइनेटिक एनर्जी जो है बच्चों वो प्रोपोर्शनल आ जाएगी किसके? z² डिवाइड बाय n²। सही बात है क्या? क्या यही लिखा हुआ है? z² बाई n²। तो ये तो सही हो गया। सही है ये तो, है कि नहीं? ठीक है। दूसरा क्या बोला है? प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z/n।
जब v और n को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोपोर्शनल किसके होगा, z के। सही बात है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, z स्क्वायर, तो z स्क्वायर तो नहीं होगा ना। आई बात समझ में, क्या होगा, होगा क्या, z, और दिया हुआ क्या है, z स्क्वायर, तो सेकंड जो है वो क्या हो गया, इनकरेक्ट। तीसरा क्या बात की है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। जब फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें पता है, क्या फ्रीक्वेंसी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, z स्क्वायर बाय n क्यूब के। किसके प्रोपोर्शनल होती है, z स्क्वायर बाय n क्यूब के। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि दिया हुआ क्या है, z क्यूब बाय n क्यूब। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अरे मैम कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था बच्चों, के z ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। क्या यही था क्या फॉर्मूला, हाँ यही तो था। अपन ने के Q1 Q2 कैसे निकाला था, हमारे पास था के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। Q1 की जगह हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखा था, जो हमने E बोला था। Q2 की जगह हमने न्यूक्लियस का चार्ज लगा था, तो ZE था, अपॉन आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यही तो आएगा, सही है। और अब मुझे पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में R जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, Z तो है ही, R जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, n स्क्वायर बाय Z। और यहाँ क्या है, R का भी स्क्वायर, तो किसके बराबर हो जाएगा, n स्क्वायर बाय Z का होल स्क्वायर। सही है क्या। अब क्या, इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करेंगे तो के ई स्क्वायर, Z तो पहले ही था, n स्क्वायर की पावर n की पावर 4 हो जाएगी, Z स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो फाइनल क्या आएगा, Z क्यूब बाय n की पावर 4, Z क्यूब बाय n की पावर 4। क्या यही दिया हुआ है, हाँ यार यही दिया हुआ है, मतलब ये क्या हो गया, सही हो गया। तो 4 में से सिर्फ 2 ही जो हैं वो सही हैं, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, डी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 जो है वो क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन रेडियई ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट मीन्स R4 माइनस R3 जो है उसको इन्होंने क्या बोला है, डेल्टा R1। किसके लिए, लिथियम +2 के लिए। और हीलियम के लिए जो है R4 माइनस R3, इसको इन्होंने बोला है डेल्टा R2। और किसके लिए है ये, हीलियम प्लस के लिए। आसानी है ये तो। क्या पूछा है, डेल्टा R1 और R2 का रेशियो। अच्छा ये क्या होगा मुझे बताओ, रेडियस जो होती है वो होती है 0.529 n स्क्वायर बाय Z। ठीक है, चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ n। और अगर सिर्फ n चेंज हो रहा है तो ये पूरा क्या आ गया, कॉमन। यहाँ पे मैं लिखूँगी 0.529, Z क्या है, लिथियम के लिए 3, सही है। और n स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू डेल्टा R1। इसी के नीचे लिख लेते हैं डेल्टा R2, सेम आ जाएगा। कैसे, 0.529, Z क्या है, हीलियम का 2, ये भी क्या आ जाएगा 16 माइनस 9, ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, बचा क्या, यहाँ बचा 1/3 अपॉन 1/2 इज इक्वल्स टू डेल्टा R1 बाय डेल्टा R2। ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो क्या आएगा 2/3, या हम इसको क्या ले सकते हैं 2:3। आई बात समझ में। क्वेश्चन आसान था ये तो बड़ा, ठीक है। 2:3 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। हाँ क्या है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। हमें वैसे ही पता है, नहीं दी होती तो भी, ठीक है। एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट जो है किसकी, हीलियम प्लस की, उसकी एनर्जी निकालनी है।
और हमें पता है जब भी एक्साइटेड स्टेट की बात हो बच्चों तो क्या करना है, बस सिंपल क्या करना है, एक +1 करना है। सेकंड है मीन्स n इज इक्वल टू क्या हो गया 3, z इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है -13.6, z स्क्वायर मीन्स 4/n² मीन्स 9। इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा -6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। आया समझ में? क्या यहाँ तक आगे समझ में? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। क्या बोल रहा है 74? डेल्टा ई दिया हुआ है, हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, देखो सीधा -2.0 इंटू 10⁻⁻18 1/n² माइनस 1/n1² जूल में। द वेवलेंथ पूछी, क्या है वेवलेंथ, वेवलेंथ पूछी है मीन्स यहाँ पे क्या कर देंगे hc/λ, ठीक है। किसके लिए, n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 पे, n इज इक्वल टू 1 से कहाँ जाना है, n इज इक्वल टू 2 पे जाना है। तो फाइनल कौन हो गया, n1 हो गया 1, n2 हो गया 2, बस यहाँ पुट कर दो 1/, क्या हो जाएगा 4 - 1। h की वैल्यू हमें पता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 8 डिवाइड बाय लैम्डा, तो फाइंड ही करना है, इज इक्वल्स टू माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 3/4, सही है क्या। तो बस यहाँ से हम लैम्डा निकाल लेंगे और हमारा लैम्डा जो है वो आएगा 1.32 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, इतना आ जाएगा, ठीक है। और हमें ऑप्शन दिया हुआ है कौन सा, ए। आई बात समझ में? आसान क्वेश्चन था, सब कुछ दिया हुआ था, बस अपने को हल्का सा एक फॉर्मूला लगाना था और हो गया, सॉल्व हो गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मोल कंसेप्ट का। हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.34% ऑफ आयरन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है 0.34% आयरन होता है। नंबर ऑफ आयरन एटम पूछा है किसमें, अगर 3.3 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो उसमें नंबर हम मान लेते हैं x नंबर ऑफ आयरन एटम है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और एटॉमिक वेट दिया हुआ है आयरन का कितना 56, सही बात है क्या। अच्छा क्या दिया हुआ है 0.34% आयरन है, मीन्स अगर 100 ग्राम क्या होगा, अगर 100 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा तो उसमें 0.34 ग्राम क्या होगा आयरन, सही बात है क्या। 0.34% का मतलब क्या है 0.34% मीन 0.34/100, 100 क्या हीमोग्लोबिन होगा और ये क्या होगा आयरन, सही बात है। परसेंट ऑफ आयरन इन हीमोग्लोबिन बोला है ना, तो इसका मतलब तो यही हुआ हीमोग्लोबिन नीचे ऊपर आयरन, सही बात है क्या। अब तो हो जाएगा, जब 100 ग्राम में इतना है तो 1 ग्राम में कितना होगा 0.34 डिवाइड बाय 100 ग्राम ऑफ Fe। अच्छा 1 ग्राम में अपने को कितना दिया हुआ है 3.3 ग्राम में, तो ये आ जाएगा 0.34 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3.3 ग्राम ऑफ आयरन, सही है क्या, ग्राम ऑफ आयरन। इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0112 ग्राम ऑफ आयरन।
अभी तो आयरन का वेट आया है। अब आयरन का वेट आने के बाद क्या करेंगे, आयरन के मोल निकालेंगे, और अगर मोल निकाल लिया तो फिर एटम निकालना तो अपने बाएं हाथ का खेल है। तो मोल्स कितने हो जाएंगे, गिवन वेट और डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट आ गया 0.0112 डिवाइड बाय एटॉमिक वेट कितना होता है 56। ये तो आए मोल्स। निकालना क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। और अगर इसमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो क्या निकालेंगे, 0.0112 डिवाइड बाय 56 मल्टीप्लाई बाय Na 6.02 इंटू 10⁻23। सही है। और जब ये निकालेंगे तो आंसर आएगा 1.21 इंटू 10⁻20। 1.21 इंटू 10⁻20। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आया यहाँ तक समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 ग्राम ऑफ NaOH। क्या बोल रहा है, 8 ग्राम ऑफ NaOH। ये तो आसान है, किसमें, 18 ग्राम H2O में। ठीक है, मोल फ्रैक्शन पूछा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH क्या होगा, मोल्स ऑफ NaOH डिवाइड बाय मोल्स ऑफ NaOH प्लस मोल्स ऑफ H2O। सही बात है। और दूसरा क्या पूछा है, मोलेलिटी। अच्छा, मोलेलिटी का तो हमें रिलेशन पता ही है। अच्छा देखो 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 क्या करना है, मोल्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। 8 ग्राम NaOH है। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, अच्छा मोल्स निकाल लें क्या, 8/40 डिवाइड बाय 8/40 प्लस 18/18। सही बात है क्या, मॉलिक्यूलर वेट NaOH का 40 होता है। सही है। तो बस सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लेंगे तो इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर जो है 8/40 इज़ 1/5। 1/5 मतलब 0.2 डिवाइड बाय 1.2 हो जाएगा। सही है क्या, बस इसको सॉल्व करेंगे 1/6। 1/6 हो रहा है 0.167। ठीक है। मोललिटी पूछी है, मोललिटी कैसे क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, 0.2 मोल्स है सॉल्यूट के NaOH के, डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट 18 मल्टीप्लाई बाय 1000। बस इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा, 11.11। आगे बात समझ में, ये हमारा वेट ही तो है, 18 ग्राम वाटर। सॉल्वेंट का मास इन ग्राम है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर मोल्स आ गए। तो ऑप्शन कौन सा था ये, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चले 77। 77 तो बड़ा आसान है ना। क्या बोला है, नंबर ऑफ एटम्स इन 8.5 ग्राम में आयरन के, उसमें किसके बराबर होंगे एटम्स। अच्छा एटम बताने पहले तो मोल्स निकालने पड़ेंगे भाई। मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वेट 558.5 डिवाइड बाय 55.85। सही है क्या, कितने मोल आ जाएंगे, 10 मोल। सही है। अब क्या बोला है, कितने एटम्स जो हैं, एटम्स कितने हो जाएंगे, 10 इंटू Na। 10 इंटू Na क्या हो गए, एटम्स हो गए। अब क्या करना है, अब
ऑप्शन देखो, ट्वाइस दैट इन 60 ग्राम कार्बन। पहला ऑप्शन क्या है, 60 ग्राम कार्बन में जितने एटम होंगे उसके ट्वाइस होंगे क्या। अच्छा देखो 60 ग्राम कार्बन है, मीन्स इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, गिवन वेट 60 डिवाइड बाय 12 दैट इज़ 5। तो एटम्स कितने हो जाएंगे कार्बन के, 5 Na, ठीक है। और अगर 5 Na एटम्स हैं, क्या हैं, 5 Na अगर एटम्स हैं तो इसमें 5 Na उसमें 10 है, तो अगर मैंने इसका ट्वाइस कर दिया तो उसके बराबर आ जाएंगे। यही तो लिखा है क्या कि ट्वाइस, इसका ट्वाइस जो है, ट्वाइस दैट इन 60 ग्राम कार्बन। 60 ग्राम कार्बन में 5 Na थे, अपने 10 हैं, इसका ट्वाइस कर दिया तो ऑप्शन तो ए ही करेक्ट हो गया। आई बात समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट 78, क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन। अच्छा मीथेन क्या होती है, CH4 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 11 ग्राम CO2। अच्छा कंबशन है तो क्या होगा, O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। क्या बोला है कि कितने मोल्स मीथेन के रिक्वायर्ड होंगे अगर 11 ग्राम CO2 बन रही है तो, है ना। अब देखो फटाफट फटाफट बैलेंस करें, कार्बन 1 है तो ये भी 1 हो गया, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, इधर 4 है तो इधर मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। ऑक्सीजन के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2। अपने को इसके मोल फाइंड करने हैं, इसके अपने को पता है, इसके मोल कितने हो जाएंगे, 11/44 दैट इज़ 1/4 कितने, 0.25 मोल। अब इसका भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, सही बात है क्या। अच्छा कैसे लिखते हैं, मोल्स ऑफ CH4 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, तो बराबर ही हो गए ना दोनों। तो मोल्स ऑफ CH4 इज इक्वल्स टू कितना आया, CO2 के मोल्स, CO2 के मोल्स कितने हैं, 0.25। आसान था, बहुत आसान था। अगर 0.25 मोल है तो ऑप्शन हमारा बी इज़ द करेक्ट आंसर। आया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन डराने के लिए इतना बड़ा दिया हुआ है ना, बाकी है बड़ा आसान। क्या बोला है कि क्वेश्चन नंबर 79, मोलैलिटी ऑफ यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला दिया हुआ है, इन विच यूरिया जो है वो कितना है, 0.0100 ग्राम एडेड टू वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, 0.3000 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एट STP। मोलैलिटी पूछी है, क्या पूछी है, मोलैलिटी। डेसीमीटर क्यूब जो है, डेसीमीटर क्यूब जो है बच्चों वो किसके बराबर होता है, 1 लीटर के। देखो ध्यान रखना है, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। कैसे होगा, 1 डेसीमीटर इज इक्वल्स टू कितना, डेसी, डेसी का मतलब क्या होता है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, 0.1 कितना होता है, 0.1। तो अगर मैं बात करूं सिंपल कि 1 डेसीमीटर कितना होता है, तो 1 डेसीमीटर होगा 0.1 मीटर। अब 1 डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर को उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 10⁻⁻1 मीटर, ठीक है। अब क्यूब कर दें क्योंकि डेसीमीटर क्यूब है, दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। और मीटर क्यूब, और इसका मैंने बताया था क्या कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10⁻³ लीटर। ये हमने क्लास में करा है, पानी की टंकी का एग्जाम्पल दिया था कि 1 मीटर क्यूब की अगर पानी की टंकी है तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा, तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10⁻³ तो है ही, मीटर क्यूब की जगह क्या लिख सकती हूँ, 10⁻³ लीटर।
ये कैंसिल, तो क्या बचा, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। यही तो इधर लिखा है, देखो आई बात समझ में। चलो अब अगर ये 1 लीटर है और पानी के केस में तो सब कुछ सेम ही होता है, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू गिवन वेट 0.0100 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट, फॉर्मूला दिया हुआ है यूरिया का, मोलिकुलर वेट आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय, ये 1 लीटर है, इस 1 लीटर को मैं 1 किलोग्राम मान सकती हूँ, तो 1, सही है कि नहीं। बस इसको सॉल्व करना था। अच्छा 1 नहीं, सॉरी, कितना है ये कितना देगा, इतना ही किलोग्राम, 0.3000 किलोग्राम। इसको बस सॉल्व करना था। इसको सॉल्व करके आंसर जो है हमारा वो आएगा कितना, 5.55 इंटू 10⁻⁻⁴। आगे समझ में, बस यूनिट कन्वर्जन था, बाकी अपने को आता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमें, अच्छा क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 80। एनर्जी बतानी है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है कितनी, 2 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज। एनर्जी जो है वो कितना होता है, एच न्यू। फिर से एक बात, यहाँ बोला है 1 मोल, 1 मोल की मतलब Na से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस Na से मल्टीप्लाई करके बाद तो आसान है। H की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2 इंटू 10⁻12 इंटू Na 6.023 इंटू 10⁻23। सही है क्या। इसको जब सॉल्व करोगे बच्चों तो आंसर आएगा अपना 798 जूल। कितना आएगा, 798 जूल, जूल सॉरी पर मोल भी आएगा, ये पर मोल में था ना, जूल पर मोल। आई बात समझ में। तो बस ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 जो है वो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स का क्वेश्चन है। किसका, नंबर ऑफ फोटॉन्स। नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय ए मोनोक्रोमेटिक इंफ्रारेड रेंज फाइंडर ऑफ 1 मिलीवॉट। पावर दी हुई है, वेवलेंथ दी हुई है 1000 नैनोमीटर, टाइम दिया हुआ है 0.1 सेकेंड। सही है। तो पूछे हैं क्या कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं वो एमिट होंगे। अच्छा अपने को पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, n/λ, पर पहले हमें एनर्जी निकालनी पड़ेगी। एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। पावर कितनी बच्चों, 1 मिलीवॉट मीन्स 10⁻³ वॉट, इंटू टाइम क्या है 0.1 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा 10⁻⁻⁴ जूल। ये आ गई हमारी एनर्जी। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 10⁻⁴ इज इक्वल टू n इंटू 6.6 इंटू 10⁻34। सी क्या होता है 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय लैम्डा दिया हुआ है 1000 इंटू नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁹ मीटर। कैलकुलेशन भी आसान है, इसको फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा 50। बस यही आंसर है, n इज इक्वल टू 50। 50.50 आता है वैसे तो, पर नियरेस्ट इंटीजर जो है वो 50 हो जाएगा। आई बात समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 82, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्या बोला है कि 50 वोट बल्ब, पावर दी हुई है कितनी 50 वोट, मोनो वेवलेंथ दी हुई कितनी
795 नैनोमीटर। और पूछा क्या है कि पर सेकंड में, मीन्स टाइम क्या हो गया 1 सेकंड, और n की वैल्यू निकालनी है। सेम क्वेश्चन है, सेम। एनर्जी इज इक्वल्स टू एन एच सी बाय लेमडा। एनर्जी कितनी हो जाएगी, पावर इंटू टाइम। पावर कितना है 50, टाइम कितना है 1, इज इक्वल्स टू एन 6.6 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10⁻8 डिवाइड बाय लेमडा। लेमडा क्या हो जाएगा 795 इंटू 10⁻⁹ मीटर। आई बात समझ में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। द n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 50 इंटू 795 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाय 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸। इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारा आंसर आएगा। अच्छा, उसका जो आंसर था पिछला वाला वो सिर्फ 50 नहीं था, है ना, 50 इंटू 10⁻13 भी था। ठीक है, इंटीजर पूछा था तो हमने 50 आंसर दे दिया था। यहाँ पर क्या आएगा, आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट 2 इंटू 10⁻20। तो आंसर क्या हो गया हमारा 2। क्या हो गया 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। ठीक है, 83 क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी की बात हो रही है। ठीक है, नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट क्या है, एमिट ऑफ एब्जॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी, यहाँ पे एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी आना चाहिए था। ठीक है, हाँ, मीन्स एमिशन और एब्जॉर्प्शन जो होता है ब्लैक बॉडी में, वो जो रेडिएशंस होती है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही होती है। सही बात है, क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नेक्स्ट क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एमिटेड रेडिएशन डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। सही बात है, जैसे लैम्डा जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा था, वैसे ही फ्रीक्वेंसी जो है वो भी क्या है करेगी, लैम्डा पर डिपेंड करेगी। अच्छा, एक बार कर्व बनाते हैं। यहाँ हमने क्या लिखा था लैम्डा, यहाँ हमने लिखी थी क्या इंटेंसिटी। ग्राफ कैसे बनाया था जरा बताना, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, ऐसे था क्या, क्या ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ग्राफ ऐसे ही था बताएंगे, या उल्टी साइड था। देखो दो ऑप्शन है, लैम्डा और इंटेंसिटी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, ऐसा। तो देखो ये लैम्डा वाला सही ग्राफ है, और ये वाला जो ग्राफ होता है वो किसका होता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी का। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगा वैसे वैसे हाईएस्ट जो वैल्यू है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, और इधर क्या हो रहा है, जैसे न्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे हाईएस्ट वैल्यू जो है, एक सेकेंड तो सेम ही हो गए, रुको रुको फिर से बना। हाँ ये सही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे न्यू बढ़ रही है वैसे वैसे कर्व में बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, बट कुल मिला के क्या होता है, ऐसे ही होता है इसका कर्व भी, जैसा हमारा लैम्डा होता है वैसे ही क्या होता है इसका कर्व होता है। ठीक है,
चलो बाद में देखेंगे इसको। ऐसे ही क्या होता है, हमारा कर्व होता है। ठीक है, तो क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एमिटेड रेडिएशन डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, बिल्कुल सही है, जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करेगी। नेक्स्ट क्या है, एट ए गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व पास थ्रू अ मैक्सिमम वैल्यू, बिल्कुल जैसा लैम्डा का एक मैक्सिमम वैल्यू पे पास होता है वैसा ही फ्रीक्वेंसी का भी क्या होता है, पास होता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व इज एट हायर फ्रीक्वेंसी एट हायर टेम्परेचर कंपेयर टू लोअर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक सेकेंड मैं आपको ब्लैक बॉडी का कर्व बताती हूँ। ये जो बनाया है हमने कर्व बच्चों, ये क्या हो रहा है, यही है हमारा फ्रीक्वेंसी का, तभी कंफ्यूजन हो रहा था। ये अपना क्या है, फ्रीक्वेंसी वाला कर्व है। कौन सा है, फ्रीक्वेंसी वाला ही कर्व है। ठीक है, तो अगर ये फ्रीक्वेंसी वाला कर्व है बच्चों तो क्या करना है, तो क्या बोल रहे हैं कि मैक्सिमम ऑफ द इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व इज एट हायर फ्रीक्वेंसी हायर टेम्परेचर। अच्छा देखो, ये जो है टेम्परेचर T1, ये है T2 और ये है T3, सही है, T1 T2 और T3। अच्छा, टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यही तो बोला है कि टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होती है। ये तो हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि नहीं किया था। तो सही हो गया स्टेटमेंट। तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट कितने हो जाएंगे, 0। क्यों, क्योंकि सारे जो स्टेटमेंट हैं वो क्या हैं, सही गिवन है। समझ में गए। तो इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ये रहा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। क्या बोला है, फॉर ए हाइड्रोजन एटम, ये क्वेश्चन बहुत आसान है बच्चों। फॉर ए हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, हमें एनर्जी दी हुई है -3.4 EV, -3.4 EV दी हुई है, और काइनेटिक एनर्जी पूछी है। अरे काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू माइनस टोटल एनर्जी होती है ना, तो कितनी हो जाएगी, -3.4 EV, दैट इज 3.4 EV। अच्छा, और क्या बोला है, इसको लिखा हुआ है 3 इंटू 10⁻⁻1 में कैसे लिखूंगी, 34। तो बस यही तो है, आंसर क्या हो गया, 34। आगे समझ में, क्या करना था, सिर्फ साइन चेंज करना था और इसको -1 EV के फॉर्म में लिखा हुआ है। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, ये क्लास में डिस्कस करा हुआ है, इन किलोजूल पर मोल इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ हमें कितनी दी हुई है बच्चों, 242 नैनोमीटर। क्या पूछा है, एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, और वो भी क्या, किलोजूल पर मोल। पर मोल लाना होता है तो क्या करते हैं, एनर्जी है सिंपल, क्या हो जाएगी, hc/λ, h 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू c 3 इंटू 10⁻8 डिवाइड बाय लैम्डा 242 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। यहाँ तक तो सही है। ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, अब तो याद हो ही क्या होगा, किस में आएगा, जूल में आएगा। ठीक है, और अगर ये आंसर जूल में है और हमें किस में लाना है, किलो जूल पर मोल में, तो किलो जूल के लिए क्या करेंगे, 10⁻³ करेंगे। ठीक है, सही बात है क्या, और पर मोल के लिए क्या करेंगे, Na से मल्टीप्लाई। तो
इन सब को सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 494 किलोजूल पर मोल। आगे बात समझ में, कितना आएगा, 494 किलोजूल पर मोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 86। टू एलिमेंट ए एंड बी विच फॉर्म, देखो दो कंपाउंड बन रहे हैं हमारे A2B एंड AB3, A2B एंड AB3। ठीक है, ये दो कंपाउंड जो बन रहे हैं इसमें क्या बोला है, 0.15 मोल्स जो है दोनों का लेना है। इफ़ बोथ वेट इक्वली, अगर दोनों का 0.15 मोल लिया, ठीक है, और दोनों का अगर वेट इक्वल आ रहा है तो एटॉमिक वेट ऑफ ए और बी में रिलेशन बताना है। ठीक है, तो देखो इसका 0.15 मोल जो है उसका वेट कितना आएगा, 2A प्लस बी। सही बात है क्या, देखो 2A प्लस बी इसका अकेले का वेट मतलब मॉलिक्यूलर वेट, और 0.15 मतलब जितना मोल है वो हम मान लेते हैं कितना आ रहा है, x ग्राम। सही है, दूसरा क्या बोला है, इसका भी 0.15 मोल ले लो, इसका भी 0.15 मोल, और ये क्या आएगा, A प्लस 3B इज इक्वल टू कितना आएगा, इसका भी x ग्राम। यही तो बोला है कि दोनों का अगर हमने 0.15 मोल लिया तो वेट जो है वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, अब वेट अगर इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब 0.15 से 1 मोल का जो वेट होता है वो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। तो 0.15 का निकालना है तो क्या करेंगे, 0.15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सही बात है क्या, अब बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे इसको, ए और बी की टर्म्स में। अच्छा देखो, मैं इसको लिख दूँ 2A प्लस बी इज इक्वल्स टू x डिवाइड बाई 0.15। सही है क्या, और इसको क्या लिखूँगी, A प्लस 3B इज इक्वल्स टू x अपॉन 0.15। दो इक्वेशन बन गई, ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। दोनों को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। दोनों को अगर माइनस किया तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 0। अरे इतना माइनस इतना, 1 माइनस 1 0 होता है ना, तो 0 आ गया। 2A माइनस A इज A, फिर प्लस का B और माइनस का 3B दैट इज 2B। सही है क्या, तो A इज इक्वल टू क्या आ गया, 2B। क्या हो गया, A इज इक्वल टू 2B। और बोला क्या है, इसका मतलब क्या है, जो वेट ऑफ A है वो डबल होगा किसके, एटॉमिक वेट ऑफ B के। पूछा भी मेरे हिसाब से यही है, क्या पूछा है कि एटॉमिक वेट ऑफ A इज डैश टाइम्स ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ B। तो सही बात है, एटॉमिक वेट ऑफ A इज 2 टाइम्स एटॉमिक वेट ऑफ B। तो आंसर कितना है, 2। आंसर कितना है, 2। आगे समझ में क्लियर एकदम। चलो नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 87। आसान क्वेश्चन था, बस स्ट्रक्चर जो है वो तुम्हें नहीं पता था। NH देखो बच्चों, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, क्या, एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि हमें ऐसा कभी स्ट्रक्चर आ जाए तो जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं ना वहाँ पे क्या होता है, कार्बन होता है। यहाँ पे भी क्या होगा, कार्बन, यहाँ पे भी क्या होगा, कार्बन, यहाँ पे भी क्या होगा, कार्बन। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये, कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं। इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, 2 और 3, मतलब इस पे एक क्या होगा, हाइड्रोजन, तभी 4 बॉन्ड बनेंगे। सिमिलरली इस पे, इस कार्बन के 1 2 3 बन रहे हैं, तो इस पे क्या आ जाएगा, 4th हाइड्रोजन आ जाएगा। सही बात है क्या, ये अपना कंपाउंड है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, देखना, कार्बन कितने, 1 2 3 4, ये कार्बन 4। फिर हाइड्रोजन देखते हैं, 1 2 3 4, हाइड्रोजन भी 4। फिर नाइट्रोजन देखते हैं, नाइट्रोजन
2 और ऑक्सीजन भी 2। ये इसका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और जब इसका हम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 112। कितना आएगा, 112। आई बात समझ में। और बोला क्या है, बोला ये है कि हमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालेंगे, कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, एक का वेट कितना होता है 14 डिवाइड बाय 112 इंटू 100। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 25%। कितना आ जाएगा, 25%। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन 88। क्या बोला है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोकार्बन ए हैविंग। कोई हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन दिया हुआ है कितना है 85.8%। तो हाइड्रोजन कितना होगा, अगर 85.8% ये है तो हाइड्रोजन कितना आएगा 14.2%। सही बात है। पहले हम क्या निकालेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 85.8 डिवाइड बाय 12 और ये आ जाएगा 14.2 डिवाइड बाय 1। सही है। इसको जब सॉल्व करते हैं बच्चों तो ये आता है 7.15 और ये 14.2 ही है। फिर क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड 7.15 और ये भी 7.15। ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेंगे 1 और ये 7 2 जा 14। मीन्स एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो आ गया CH2। क्या आ गया, CH2। अब क्या बोला है, मॉलिक्यूलर मास 84 है। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा, यहाँ से कार्बन का 12 प्लस 2 दैट इज 14 और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास हमें दिया हुआ है कितना 84। कितना दिया हुआ है 84। अच्छा, n की वैल्यू निकाल लेंगे क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास है 84, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना है 14। कितना आ गया 14 6 जा 84। तो अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो जाएगा, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, n है 6, एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH2 तो C6H12। क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों, क्वेश्चन में ये पूछा है कि कितने हाइड्रोजन एटम होंगे पर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोकार्बन। मीन्स एक अगर मॉलिक्यूल लें तो उसमें हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितने 12 ही तो हैं। तो आंसर कितना हो गया 12 इज़ द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में, 12 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करें 89 की। इसकी 89 की क्या बोला है, 10 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन। हमें हाइड्रोकार्बन ही नहीं पता, मान लो CXHY है तो इसकी रिएक्शन अपने को पता है क्या, X प्लस वाई बाय 4 O2 गिव्स X CO2 प्लस वाई बाय 2 H2O। सही है, X CO2 प्लस वाई बाय 2 H2O। अब क्या बोला है देखना, 10 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन, ये अपने को दिया हुआ है 10 ml। कितना प्रोड्यूस कर रहा है 40 ml CO2 और 50 ml H2O। ठीक है, तो पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। मीन्स X प्लस वाई की वैल्यू पूछी है। तो ये तो अपन सॉल्व कर लेंगे, क्लास में भी किए हुए ऐसे क्वेश्चन। तो क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ CXHY डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ CO2 डिवाइड बाय X। ये कितना 10 बाय 1 इज इक्वल्स टू 40 बाय X। X कितना आ गया 4 आ गया। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ
CXHY डिवाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ H2O डिवाइड बाय y/2। ये 10, ये 50, y/2, तो कितना आ जाएगा? सही है क्या? सही है बिल्कुल। तो y इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 10, y कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू पूछी है तो कितनी हो जाएगी? 14। तो आंसर क्या है? 14। आया समझ में? आसान था। चलो लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारा। लास्ट क्वेश्चन भी इजी था। क्या था कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज, कंसंट्रेशन दी हुई कितनी? 0.72 ग्राम पर लीटर। मोलरिटी ऑफ ग्लूकोज पूछिए। देखो मोलरिटी ग्लूकोज की पूछी है ना। ग्लूकोज मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर। सही है क्या? अच्छा गिवन वेट किस में होता है बच्चों? ग्राम में। सही है क्या? गिवन वेट किस में होगा? ग्राम में। अच्छा ग्राम पर लीटर, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? ग्राम पर लीटर। और ग्राम पर लीटर मुझे कितना दिया हुआ है? 0.72। तो मोलरिटी इज इक्वल्स टू, इसकी जगह क्या लिख दूंगी? 0.72, है ना। और क्या बोला है? मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है ग्लूकोज का कितना होता है? 180। नहीं भी पता तो फॉर्मूला गिवन था, उससे निकाल लेना था। ठीक है। तो अब इसको जब सोल्व करते हैं तो आसानी है। यह आएगा 0.004। कितना आएगा? 0.004। इसको क्या लिखेंगे? 4 × 10⁻³ मोलर। और आंसर में क्या पूछा है? बस डैश लगा हुआ है 4, तो ये अपने को सिर्फ ये लिखना था 4 × 10⁻³ तो आंसर कितना है? 4। आइए समझ में। तो आई होप आपका ये टेस्ट पेपर अच्छा हुआ हो, आपने अच्छा स्कोर किया हो। जो भी डाउट्स हैं आप लोगों के इस टेस्ट सॉल्यूशन को देख के क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बस थैंक यू सो मच।